भानु प्रताप जी ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे। जी सर, किवें देख रहे हो ये जो संघर्ष चल रहा है? देखिए, संघर्ष बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और हम लोग जो जायज़ मांग है हमारी, जो हमारा हक है, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष धीरे 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 बहुत गहरी जड़ें पकड़ता जा रहा है, बहुत मजबूत होता चला जा रहा है। केवल पंजाब के ही साथी किसान नहीं हैं, हरियाणा है, देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों के सभी लोग और किसानों के अलावा मजदूर संगठन, इसके अलावा हमारे जो एडवोकेट साथी हैं और जो हमारे तरह तरह के संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो सब भी लगातार इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। आप सामने जाके सारा सबको देख सकते हैं। तो ये जो संघर्ष है ये बहुत मजबूत लगातार होता जा रहा है। सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा, सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो हम कह चुके हैं मांग नहीं मानेगी तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जी सर, की कोई कानूनी नुकते देख रहे हैगे हो? जिवें कह रहे कि सरकार सौदा करन नूं तैयार है, पर इधर जथेबंदियां रद्द करन नूं कह रही हैं। देखिए, उनका रद्द करने का कहना बिल्कुल सरकार का तो कहना इसलिए है क्योंकि सरकार तो जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनकी गुलामी करने पर लगी है। सरकार तो उनके साथ में बड़ा याराना निभा रही है, तो वो तो अपनी ही बात कहेगी। लेकिन सरकार से ये पूछा जाए कि जिस कानून को आप लेकर आए हैं, आप कह रहे हैं कि संवैधानिक है, कैसे संवैधानिक है? जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं और 20 पेज का प्रस्ताव उन्होंने भेजा है, उसमें उन्होंने 2 कानूनों का जिक्र किया है। कानून कितने हैं? 3। तो आप तीसरे कानून की तो बात ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यह है कि आपकी नियत पर शक पहले ही दिन हो जाता है कि आप जो तीसरा कानून, जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो अकेला कानून ही इस देश को बर्बाद करने के लिए काफी है, जो संशोधन किया है, आपने उसको बिल्कुल अलग रख दिया। इसके अलावा जो 2 कानून आप लेके आए हैं, जिनका आप हवाला दे रहे हैं कि संविधान में हमें इसका अधिकार है, कैसे? कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें जो संवर्ती सूची है, यानी तीसरी जो लिस्ट है, पहली लिस्ट यूनियन की, दूसरी स्टेट की और तीसरी वो जो संवर्ती, इसमें स्टेट और यूनियन दोनों कानून मारा सकते हैं। उस तीसरी लिस्ट के जो 33 नंबर पे, 33 नंबर पर जो प्रावधान है, उसके अनुसार आपने कानून बनाया है। लेकिन आप उसको पढ़कर देखिए, आप देखिए, उसमें जाके देखिए संविधान में, उसमें कहीं भी एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं है, उसमें कहीं भी मार्केटिंग का जिक्र नहीं है। इन दोनों का मतलब क्या है? ये दोनों का जिक्र कहाँ है? जो सेकंड लिस्ट है, यानी जो स्टेट की लिस्ट है, उसमें 14 नंबर पर, सीरियल नंबर 14 पर एग्रीकल्चर का जिक्र है और सीरियल नंबर 28 पर उसमें मार्केटिंग का जिक्र है। मार्केटिंग किसकी? आप देखिए, लोग कहते हैं कि ये मार्केटिंग की तो बात नहीं कर रहे, सरकार कह रही है, हम तो बात व्यापार की कर रहे हैं। आप ये जब कह रहे हैं कि जो मंडी बनी हुई है एपीएमसी, उसी के साथ अब दूसरी भी निजी मंडी बन जाएगी, तो निजी मंडी क्या है? ये मार्केटिंग नहीं है क्या? ये व्यापार है क्या? ये मार्केटिंग है। और ये जो मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, और ना ही ये उस लिस्ट में है जो स्टेट और यूनियन दोनों की है, संवर्ती सूची में नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिकली स्टेट का सब्जेक्ट है, तो आप कैसे कानून बना सकते हैं? ये लीगल पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। दूसरा, मैं आपको इसकी लीगलिटी एक और बताऊं, जो जिस तरह से बर्बाद, सरकार कहती है कि हम, प्रस्ताव में उसने कहा है, हम लिखित आश्वासन दे सकते हैं एमएसपी का। आप एमएसपी का लिखित आश्वासन दे रहे हैं, कैसे भरोसा करें आपका? क्योंकि जो आप एमएसपी की बात करें, आज आप एमएसपी दिला नहीं पा रहे। 23 फसलों की एमएसपी आप डिक्लेयर करते हैं, 2 फसलों पर आप एमएसपी दिलवाते हैं, वो भी केवल 6% किसान, यानी 94% किसान उन 2 फसलों पर भी एमएसपी का फायदा नहीं ले पाता है। तो आपका विश्वास कैसे किया जाए? और आप वही है ना जिन्होंने नोटबंदी में कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और इसमें जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा और जाली नोट खत्म हो जाएंगे, चारों में से एक भी चीज खत्म नहीं है। आप वही है ना जीएसटी की बढ़िया की बात करें, जीएसटी में 1.25 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका है और जीएसटी में अब तक 2017 से अब तक तकरीबन 4000 संशोधन हो चुके हैं। आप बार बार देश की भलाई की बात करते हैं, लेकिन आपके कामों से देश पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होता चला जा रहा है। एक जो आप एमएसपी की बात करते हैं, मैं उसमें एक बात आपको बताना चाहूंगा जी। जो ये कानून है एग्रीमेंट वाला जी, एग्रीमेंट वाले कानून में धारा 5 है, धारा 5 जी। उस धारा 5 को जरा आप गौर से देखिए जी, जी, जी। उस धारा 5 में
प्राइस जो आपका पूंजीपति है, यानी कि जो आपके जमीन के साथ में जिसके साथ एग्रीमेंट होगा किसान का और पूंजीपति का, बिल्कुल उस प्राइस की बात है। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो कहते हैं कि प्राइस कैसे उसका डिटरमिन होगा, कैसे निश्चित होगा। जो खरीद आपकी जमीन पे एग्रीमेंट कर रहा है स्पॉन्सर यानी बिजनेसमैन जो पूंजीपति है, वो और किसान वो आपस में प्राइस तय करेंगे। जी, जब वो तय करेंगे तो सरकार कहां करेगी फिर? इसका मतलब यह है कि सरकार ने जिस प्राइस की बात करी उससे अपने आप को अलग कर लिया, तो सरकार की एमएसपी का मतलब क्या होगा? और जब बिजनेसमैन का और किसान का आपस में उसकी कीमत तय ही हो गई, वो एग्रीमेंट में लिख गई, तो कल क्या सरकार उसे दिला पाएगी? वो सरकार कहेगी एमएसपी, भाई मैंने तो आपने समझौता कर लिया पहले ही इनसे, तो मैं आपको कैसे दिलाऊं एमएसपी? इस तरह से सरकार ने एमएसपी की बात करी है, लेकिन धारा 5 जो एग्रीमेंट वाला जो कानून है उसके तहत ही आपने एमएसपी को अपने आप ही खत्म कर दिया, अपने आप को अलग कर लिया। ये लीगल पॉइंट हैं जिनको समझने की जरूरत है, और सरकार हमें मूर्ख बना रही है इसी बात पे। यानी कि सरकार ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਚਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ 100% ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ? ये किसानों की तो बात ही छोड़िए, इस देश के एक व्यक्ति के भी पक्ष में ये कानून नहीं है। अगर ये पक्ष में कानून है तो अंबानी और अडानी और उनके जो यार हैं, ये सिर्फ उनके लिए कानून बनाया गया है। देश को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के लिए कानून बनाया गया है। यानी कि देश का किसान ਜਿਹੜਾ संघर्ष लड़ रहा है वो मिसलीडर ਤੇ मिसगाइडेड नहीं है। बिल्कुल मिसगाइडेड नहीं है। किसान को पूरी तरह से समझ है कि उसे क्या करना है, क्या उसकी लड़ाई है और क्या वो लड़ रहा है, उसे पूरी तरह से मालूम है। और किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान इस देश के हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश को और इस देश की आने वाली पीढ़ी को गुलामी से बचाने के लिए लड़ रहा है। उन जो देश के लोग हैं उनको जिंदा रखने के लिए सम्मान के साथ और इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो सबको किसानों का साथ देना चाहिए, ये उनकी अपनी अकेले की लड़ाई नहीं है। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ? नहीं देखिए, अगर सरकार जितनी जल्दी समझ जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बढ़िया है। और बढ़िया केवल यह है उनके लिए, जितनी जल्दी हो सके तीनों कानूनों को रद्द करें, एमएसपी को कानून बनाएं, और केवल इसका आश्वासन नहीं चाहिए, कभी कहें कि आश्वासन दे दिया भाई रद्द कर देंगे, नहीं। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाएं, आप विशेष सत्र बुलाएं, लोकसभा में पास करवाएं, खत्म करवाएं, राज्यसभा में पास करवाएं, वहां खत्म करवाएं, और उसके बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर करा के नोटिफाई करके नोटिफिकेशन की कॉपी यहां ला के देके, और जो एमएसपी का है उसे कानूनी दर्जा देके उसको भी नोटिफाई करा के यहाँ के बताएं भाई मैंने ये कानून वापस ले लिया, एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया, तब है उनकी ईमानदारी। और जितनी जल्दी वो कर लें बहुत बढ़िया, अन्यथा ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा सरकार की मुसीबतें उतनी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि धीरे 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 ये कानून राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाता जा रहा है, अपनी जड़ें मजबूत करता चला जा रहा है। जी, जेकर सरकार रद्द नहीं करती तो की कानूनी लड़ाई है जो देश का इख्तियार कोई और राह है संघर्ष तो सिवा? और ना संघर्ष का ही रास्ता, कोई कानूनी लड़ाई नहीं। हम तो सीधी बात है भाई, आप कानून वापस नहीं लोगे तो हम तो लड़ ही रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है लड़ने का, जो सबसे बड़ा तरीका है वो हमारा है, पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे अंबानी का, अडानी का, इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं जी, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, और लाला रामदेव, इनके पूरे जो जितने भी इनके सामान है इनका हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। रिलायंस का जो पेट्रोल पंप है, तेल है, उसका बहिष्कार करेंगे हम। जो इसके अलावा बहुत बढ़िया सर, इसके अलावा जो उनके सामान हैं, रिलायंस के 8,784 के लगभग स्टोर्स हैं, पूरी तरह से हम उनका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, उनका जो जियो है उसको पूरी तरह से उसका बहिष्कार करेंगे, निकाल के फेंकेंगे, दूसरा से हम इस्तेमाल करेंगे हम। इसके अलावा अडानी का जो फॉर्च्यून तेल है, अलग अलग तरीके जो हैं, उसको पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। लाला रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं, उनका जो रुचि जो उनका तेल है, और जितने भी बाकी सारे प्रोडक्ट हैं, वैसे भी 60% से ज्यादा वो प्रोडक्ट मानदंडों पर खड़े ही नहीं उतरते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मिलावट है या उनकी डेट जो है वो गलत है, उन सबका बहिष्कार करेंगे। ये बहिष्कार हमारे पास एक जबरदस्त हथियार है। जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जो अपने जो नेशनल मीडिया अपने आप को कहते हैं,
जो गुलाम बन चुके हैं, ईमान बेचकर बेईमान बन चुके हैं, उन मीडिया चैनल्स का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। और हम लोगों से निवेदन करेंगे, आप यहां नहीं आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत आइए। आप कैसे हमें सहयोग नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मत आइए। बस इतना काम कीजिए, अपने टीवी पर ताला लगा दीजिए, टीवी को रिचार्ज मत कराइए, और जितने इनके प्रोडक्ट हैं जो मैंने बताए, अंबानी, अडानी और लाला रामदेव, इनका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ये लोग देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं और मोदी जी के साथ मिलकर षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। हमें देश की जनता को बचाना है, देश के लोगों को बचाना है, देश को बचाना है, इसलिए हमें इनका पूरा बहिष्कार करना है। तो हर व्यक्ति से मेरी निवेदन है, क्योंकि किसान सबकी लड़ाई लड़ा है, इनका पूरा बहिष्कार कीजिए। जिस दिन हमने इनका बहिष्कार पूरी तरह से कर दिया और बहिष्कार हमारा सफल हो गया, हम उस दिन लड़ाई जीत जाएंगे, उस दिन सरकार के घुटने टूट जाएंगे। जी, सो जो किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ लगेगा। सरकार हल नहीं निकालने चाहती। देखिए, हल तो बहुत सीधा, आप कानून वापस लीजिए, एमएसपी का कानून बनाइए, बात खत्म। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन सरकार हमको फंसाना चाह रही है। दूसरा, सरकार भी चाह रही है ये आंदोलन लंबा चल जाए। उसका नतीजा क्या होगा? सरकार ये सोच के बैठी है कि ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा टूट जाएगा। सरकार ये सोच के बैठी है, सर्दी बढ़ने लगी है, वैसे ही 10 हमारे साथी हमारे बीच से जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, तो सरकार ये सोच रही है कि सर्दी जितनी बढ़ेगी ये लोग वैसे ही परेशान हो जाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन सरकार को ये मालूम नहीं, हम भगत सिंह की औलाद हैं, हम जो देशभक्त, जो देश के शहीद रहे हैं, जतिन दास 114 दिन उन्होंने बिना खाए बिना पिए आंदोलन किया। 114 दिन, तो 114 दिन तो लड़ ही सकते हैं, अभी तो 17 ही दिन हुए, और इन 17 दिनों में मोदी जी आपका ये हाल हो गया है कि आप जिस मंच पर जाते हो वह किसानों की बात करते हो। आप जिस मंच पर जाते हो, आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा, माननीय मोदी जी कह रहे हैं हम 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम 700 जो है किसान सभा करेंगे। प्रभु एक मत करो, आप एक बार यहाँ आ जाओ और सारे मीडिया को, दुनिया भर के को बुला लो, और 4-5 नाम मैं बता रहा हूँ उन्हें बुला लो। इन साथियों के अलावा पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को बुला लो, रविश कुमार जी को बुला लो, आरफा खानम शेरवानी जी को बुला लो, अभिषार शर्मा जी को बुला लो, और उर्मिलेश जी को बुला लो। बस आप यहाँ आ जाओ 1 घंटे के लिए और आप उनको संतुष्ट कर देना, एक में काम हो जाएगा और उसी दिन ठीक हो जाएगा मामला। इनकी जरूरत नहीं है, सरकार अंदर से पूरी तरह से घबराई। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं, जब सीए एनआरसी का आंदोलन चला था, सरकार ने कहा था 1000 रैलियां करेंगे, 1000 एक ही करी, दूसरी नहीं कर पाए, और हमने उनसे ये कहा था प्रभु आप 1000 नहीं, जितनी चाहो कर लो, लेकिन ये आंदोलन टूटने वाला नहीं है। जी, मोदी जी कहते थे कि हम 1 करोड़ लोग उनसे सिग्नेचर कराएंगे, तो मैंने ये मंच से कहा था मोदी जी आप तो कहते हैं कि आपकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ मेंबर हैं, और 12 करोड़ मेंबर वाली पार्टी केवल 1 करोड़ लोगों के साइन करवाएगी? इसका मतलब ये है या तो आपके मेंबर ही 1 करोड़ हैं, या मेंबर 12 करोड़ तो 11 करोड़ लोग खुद आपके घर के आपके खिलाफ है। नहीं है, ये चीजें समझने की जरूरत है। ना उस आंदोलन को खत्म कर सकी सरकार, आज तक सीए एनआरसी का कानून लागू नहीं कर सकी, और इस आंदोलन को तो कर ही नहीं सकती। मोदी जी किसी गलतफहमी मना रहे हैं, ये आंदोलन जब तक जीतेंगे नहीं हम तब तक हटेगा नहीं। जी, सो बहुत धन्यवाद, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ